गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है जीवों में जनन। पहले डालते हैं विषय। विषय है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 का पहला अध्याय है जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो जीवों में जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और नंबर 2 लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। जीवों में दो प्रकार का जनन होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। जैसे प्रत्येक जीवधारी की एक निश्चित अवधि होती है, वो अपने अवधि तक ही जीवित रहता है। उसका आकार निश्चित होता है, उसकी आकृति निश्चित होती है, कब तक वह जनन करता है, कितने समय तक जनन रहता है, ये सब आपको मैं जीवों के जनन के अंतर्गत बताऊंगा। और इसकी एक निश्चित सीमा के बाद मृत्यु हो जाती है। इसी को हम जीवन कहते हैं। जब तक कोई जीव जीवित रहता है, अपने उसी जीवन में वह जनन करता है, प्रजनन करता है, और अपने अनुकूल वातावरण में अपना जीवन यापन करता है, अपने समानी बच्चों को जन्म देता है, और अंत में उसकी वह अवस्था आती है जब वह ये सारी प्रक्रिया बंद करके मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं जीवन, लाइफ, जिसे बोलते हैं लाइफ, इसी को बोलते हैं जीवन। अब जीवों में जनन दो प्रकार का होता है, एक है अलैंगिक और एक है लैंगिक। देखिए, अलैंगिक जनन के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक ही जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। एक ही जीव, जिसे बोलते हैं एकल जीव। एकल जीव, ये जो एकल जीव होता है, ये अपने समान ही संतान को उत्पन्न करता है और निश्चित समय तक जीवित रहता है। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक ही। हाँ, इस बात पर भी ध्यान दें कि आपने पक्षी देखे होंगे। पक्षी होता है एक, जिसको बोलते हैं हम कौवा, और दूसरा होता है तोता। आप अच्छी तरह से जानते हैं दोनों पक्षियों के बारे में। आकार में, आकृति में अलग अलग होते हैं, फिर भी ये एक प्रजाति के हैं। ये एक प्रजाति के हैं, एबीज वर्ग बोलते हैं इसे। एक प्रजाति के, लिंग के आकार में और आकृति में तथा इनके जीवन में भी अंतर होता है। आपको इस बात से समझना चाहिए कि प्रत्येक जीव का आकार और आकृति अलग अलग होती है, उसके जीवन में भी अंतर होता है। कोई जीव कितनी वर्ष तक जीवित रहता है, कोई जीव कितने वर्ष तक जीवित रहता है। इसके अलावा लैंगिक जनन जो एकल जीव के द्वारा होता है, पादप के द्वारा होता है। ऐसा मान लीजिए कि जो एक कोष की जो जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अमीबा के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। अमीबा, ठीक है। आप क्लेमाइडोमोनास के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। क्लेमाइडोमोनास, इनमें एकल जनन होता है। इनमें एकल जनन होता। अमीबा की और क्लेमाइडोमोनास की कोई आकृति नहीं होती है। जैसे आप मान लीजिए, ये अमीबा का चित्र बना दे रहा हूं मैं। ये क्या है? ये अमीबा।
इसकी कोई आकृति और आकार नहीं होता, ये जिस स्थान पर रहता है जैसी आकार होता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और आकार नहीं होता, ये जिस स्थान पर रहता है जैसी आकार होता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और ईस्ट, जो ईस्ट होता है वो भी, उसमें भी जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। उसमें भी जनन जो है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। इस प्रकार देखिए, ये इस प्रकार धीरे धीरे उसकी आकृति और आकार बदलता जाता है। ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट। इसमें भी जनन एकल विधि के द्वारा ही होता है। पहले ये ऐसा होता है, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, अंत में इस प्रकार से, यानी कि ये मुकुलन विधि के द्वारा इसमें जन्म होता है। ये अंत में ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। इसी प्रकार जैसे अमीबा का कोई आकृति नहीं होती, वैसे ही जब अमीबा में जनन होता है तो अमीबा धीरे धीरे उसकी आकृति इस प्रकार होती जाती है और अंत में एक अमीबा अलग हो जाता है, दूसरा अमीबा अलग हो जाता है। यानी आकार की और आनुवांशिक स्थिति के अनुसार हमने ये जाना है कि इस प्रजाति के लिए एक शब्द की रचना की गई है जिसका नाम है क्लोन। जो आकार और आकृति में एक ही जीव से जन्म लेते हैं और एक ही समान होते हैं, उसके लिए एक शब्द की रचना है जिसका नाम है क्लोन। यानी कि क्लोन शब्द से हमको ये ज्ञात हो जाता है कि ये एकल जीव है, एक जीव से उत्पन्न हुआ है, आकार और आकृति में भी एक समान ही है, इसलिए हम इसको क्लोन की संज्ञा देते हैं। अलैंगिक जनन जीवों में ही नहीं, कुछ पुष्पी पादपों में भी होता है। जैसे मैं आपको अभी बताऊं, अलैंगिक जनन कुछ पुष्पी पादपों में भी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने आलू देखा होगा, आलू है, अरबी है और अदरक है। ये सब आलू की संरचना कोई ऐसे होती है, सभी जानते हैं आलू। ये है आंख, इसको बोलते हैं आलू की आंख। ये भी अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है। इसको इस प्रकार के जनन को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम जनन, जो प्रकृति के द्वारा ना होकर किसी मनुष्य के द्वारा किया जाता है। जैसे आलू है, आलू को जब हम तैयार करते हैं या आलू की फसल को तैयार करते हैं तो आलू को जो ये आंख दिख रही है इतने हिस्से को काट लिया जाता है, इतने हिस्से को, आलू के हिस्से को काट लिया जाता है और इससे आलू की जो आंख होती है उसको ऊपर रख के मिट्टी डाल के बुआई की जाती है, जैसे आलू उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम जनन, जो प्राणियों के द्वारा किया जाता है, प्रकृति के द्वारा नहीं होता। प्रोटिस्टा एवं मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा जगत में जो एकल जीव होते हैं, जो जनक होते हैं, वो
उनकी जनक कोशिका 2 खंडों में विभाजित होकर एक नए जीव को जन्म देती है। अब प्रोटिस्टा जगत में एक कोश के जीव आते हैं। अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, युगलिना है। जो एक कोश के जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये जनक कोशिका 2 खंडों में विभाजित होकर एक नए संतति को जन्म देती है, जिससे बोलते हैं कोशिका विभाजन। यानी कि एक कोशिका जब दो खंडों में बट जाती है या 2 भागों में विभक्त हो जाती है, उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। जैसे एक अमीबा है, ये है अमीबा, जिसकी कोई आकृति और आकार नहीं होता। जब ये अमीबा 2 खंडों में बटेगा तो इसकी आकृति बदलती चली जाती है। देखिए इसमें केंद्र कैसा होता है, जब ये अलग अलग खंडों में बटने वाला, जब ये विभक्त होने वाला होता है, बटने वाला होता है, तब इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाती है। जब और ज्यादा बटेगा तब इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाती है, और जब और आगे अगले भाग में जाएगा तब इसकी आकृति इस प्रकार से होगी, और उसकी आकृति फिर इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद उसकी आकृति इस प्रकार से, देखिए ये होता है एक जीव दूसरे जीव को जन्म देना, एक ही कोशिका दूसरी कोशिका में बराबर भागों में बंटना, इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। जगत प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में ऐसा जनन पाया जाता है। जब एक जीव बराबर 2 भागों में बट जाए उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। एक जीव 2 बराबर भागों में जब बटता है, एक कोशिकीय जीव जब 2 बराबर भागों में बटता है तो उसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। अलैंगिक जनन किसके अंतर्गत आते हैं? जीवों में जनन के अंतर्गत 2 जनन आते हैं, एक मैंने आपको लैंगिक बताया और एक अलकारी। मैंने आपको बताया अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन किसमें और किसी विधि के द्वारा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या है और किसके द्वारा होता है और कब होता है, कैसे होता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव अथवा अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है विपरीत, यानी एक जीव जो विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा यह जनन होता है। नंबर 1, जैसे विपरीत लिंग वाले एक नर और एक मादा, एक नर और एक मादा इसमें शामिल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। युग्मक, युग्मक का मतलब होता है नर प्लस मादा। नर और मादा ये युग्मक होते हैं। इन दोनों के बीच में तब जब लैंगिक जनन होता है तब एक युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, युग्मनज, नर और मादा के संयोजन से एक युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज को हम गैमीट बोलते हैं। गैमीट, गैमीट। लैंगिक जनन विपरीत लिंग वाले एक नर और एक मादा के बीच में होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम गैमीट बोलते हैं।
अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक विस्तृत तथा एक जटिल और धीमी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक विस्तृत, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा और एकल जीव के द्वारा होता है। जैसे मैं बताया था आपको, आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो फसल 3-4 महीने में, हमारी 2-3 महीने में तैयार हो जाती है। और जो लैंगिक जनन होता है वो इसकी अपेक्षा विस्तृत, जटिल और अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। दो युग्मकों के मध्य में यह जनन होता है। जैसे मान लीजिए एक नर और एक मादा, कोई भी हो, नर और मादा हो, अपने युग्मनज को जब जन्म देता है तो कम से कम उसके बीच में, किसी के बीच में 6 माह, किसी के बीच में 9 माह, 10 माह, इतना अंतर होता है। यानी इतने दिनों के अंतर एक युग्मनज बनकर तैयार होता है। वह, और जो युग्मनज होता है वह अपने युग्मक होते हैं उनके समान भी होता है और उनके समान नहीं भी हो सकता। उसके आकार और आकृति के समान भी हो सकता है और आकार और आकृति के समान नहीं भी हो सकता। जैसे मान लीजिए एक पुरुष, मानिए पुरुष, ये है पुरुष और महिला। इसका उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक पुरुष और एक महिला, ये है युग्मक। और ये युग्मक आपस में संयोजन करके एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज, जिसे हम बोलते हैं शिशु। इसे शिशु, कितने दिन में ये शिशु पैदा होता है? लगभग 9 माह। लगभग 9 माह के बाद ये शिशु जन्म लेता है। जैसे और इसी प्रकार आप पक्षी ले लीजिए। पक्षी, इसमें भी दो, एक नर और एक मादा होता है। ये भी एक जटिल और एक धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो शिशु होता है वो मादा के अंदर होता है। उसका मादा के अंदर उसका निर्माण होता है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षी वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पक्षी वर्ग में आते हैं, उन सभी का निर्माण अंडों के द्वारा होता है। जब पक्षी अंडा देते हैं, अंडा घोंसलों में रखते हैं, तो जब और उनको वो सेते हैं, उसके बाद उनमें कुछ दिनों बाद बच्चे निकलकर तैयार होते हैं। इसको बोलते हैं आंतरिक जनन और इसको बोलते हैं बाह्य जनन। हाँ देखिए, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। किसमें? अवस्था और परिपक्वता। अवस्था और परिपक्वता। देखिए, अवस्था और परिपक्वता, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था और परिपक्वता तक पहुंचते हैं। अवस्था का मतलब यह है, मान लीजिए जब कोई जीव है उस अवस्था तक पहुंचे जिस अवस्था पर उसका जनन करने की क्षमता विकसित हो जाए, जिस अवस्था में उसकी जनन करने की क्षमता विकसित हो जाए। अब जैसे पुरुष को ले लीजिए, पुरुष की जनन क्षमता कम से कम 18 से प्रारंभ हो जाती है। 18 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है, यानी 18 वर्ष की अवस्था में पहुंचकर वह अपने जीवन में संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित कर लेता है। संतान उत्पन्न करने की क्षमता को विकसित कर लेता है अपने जीवन में। और जब यह संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसमें जब विकसित हो जाती है तो यही कहलाती है परिपक्वता, यानी कि वो फिर परिपक्व हो जाता है अपने समान, अपने ही संतान को उत्पन्न करने में। अब होता क्या है, मान लीजिए ये संतान उसके समान हो भी सकती है और संतान उसके समान नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये आनुवांशिक गुण होते हैं कि जो एक, मान लीजिए अगर पुरुष में जो गुण हैं वो उसकी संतान में पाए जाए, अन्यथा नहीं भी पाए जाए।
माँ में उसकी गुण हैं वो उसकी संतान में पाए जाएं अथवा नहीं पाए जाएं, ये सब आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक हस्तांतरित होते रहते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद ही वह अवस्था आती है जब कोई पुरुष या महिला या कोई भी जीव जिसमें युग्मक जनन होता है, जो नर और मादा मिलकर जो जनन प्रारंभ करते हैं, जिस जनन की अवस्था तक पहुंचते हैं, उसे हम उसकी प्रजनन काल की अवस्था कहते हैं। उसको हम प्रजनन काल की अवस्था कहते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है। देखिए, वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है। कौन सी वृद्धि? जब उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है। तथा पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। पादपों में यह एक कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, कायिक प्रावस्था। जब पादप अपने समान अपने ही जैसी संतान को विकसित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उनकी यह अवस्था कायिक प्रावस्था कहलाती है। प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग तथा अलग अलग अवधि की होती है। समय अलग अलग होता है, जगह अलग अलग होती है, उनका आवास, विकास और उनका निवास स्थान सब अलग अलग होता है। एक ही प्राणी, एक ही जाति के प्राणी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनका निवास स्थान और उनका रहने का वातावरण के अनुसार अलग अलग होता है। देखिए, क्या इस जनन के अंतर्गत आपने ये सोचा है कि क्या कोई भी जीव या कोई भी प्राणी, चाहे अलैंगिक जनन करने वाला हो या लैंगिक जनन करने वाला हो, क्या वह अपने पूरे जीवन भर यह प्रक्रिया उसकी चलती रहती है? नहीं, यह प्रक्रिया उसके पूरे जीवन भर नहीं चलती रहती। कुछ एक निश्चित समय होता है जिसके अंतराल में ही वह अपनी यह सारी प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अपने समान संतान को उत्पन्न करना और फिर वह संतान फिर अपने समान संतान को उत्पन्न करती है। यह एक निश्चित समय होता है जब तक लैंगिक तथा अलैंगिक जनन चलता है। कुछ अवस्थाएं ऐसी आती हैं जब मान लीजिए पक्षी हैं, जब पक्षी अपना जनन काल प्रारंभ करते हैं, तो जब तक उनके अनुकूल वातावरण उन्हें प्राप्त नहीं होगा, तब तक उनका जनन काल प्रारंभ नहीं हो सकता। उनका रहने का स्थान, कहाँ पर वो अपना जनन प्रारंभ करेंगे, कितना समय लगता है, उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य अपना जनन करता है, या कोई भी किसी भी, चाहता हूं कि सभी जितने भी प्राणी हैं वो आयु में बढ़ते हैं। किसी की आयु 10 वर्ष होती है, किसी की आयु 50 वर्ष होती है, किसी की आयु 100 वर्ष होती है। आयु बढ़ते हैं और आयु के बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर जनन क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात वह जीर्णता को प्राप्त करते हैं तथा वो वृद्ध हो जाते हैं और अंत में अपने शरीर को छोड़ जाते हैं। फिर उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती है, वो भी, उसका भी प्रक्रम इसी प्रकार से चलता है। वो भी एक समय तक जनन होता है उनमें, उसके बाद वो भी उसी वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, उनके अंदर भी जनन क्षमता समाप्त हो जाती है और वो भी अपने शरीर को नष्ट करके चले जाते हैं, यानी कि वो भी समाप्त हो जाते हैं। अभी मैंने आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बताया, और जो भी इसमें कुछ रह गया है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जो आपकी समस्या हो इस वीडियो में कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपको उसे समझाने की पुनः कोशिश करता हूं। और यदि आपको यह वीडियो अत्यधिक अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, और आपकी जो भी समस्या है वह समस्या उस कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक पहुंचाएं, मैं उसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।